My name is Achintya Vadajarji and I will be teaching you the subject English for class 10 CBSE board. Now, due to this coronavirus and COVID-19 effect throughout the world, we are not able to, the students are not able to come to the coaching centers. So, that's why we are providing you the online classes. So, this is my first lecture. So, follow the classes, follow the lectures, and I hope that you will be succeed in your life. You will do it best in your board exams. So, before moving into the chapters, we will first discuss, as this is our first class, we will first discuss the syllabus and the marks distribution that you will get in your board. How will be the question paper set to you and what will be the pattern of that question paper. So, in today's session, we will discuss two things. First of all, the syllabus, the marks distribution, and second, in the second part of this discussion, we will discuss one chapter, that is dust of snow. Okay, so let's start. Let's begin with the syllabus and the marks distribution that you will get in your question paper. Okay, so as you can see, this is the syllabus that I have written on the board. Okay, so in your question paper you will get three parts. Okay, in the first part there will be reading skills. The questions will be based on your reading skills, and then there will be writing skills with grammar, and at last literature text. The questions will come from the prose and the poetry. Okay, so we will discuss the marks distribution in detail. ठीक है, चलो the reading skills में आप लोगों का मार्क्स रहेगा 20. तो एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक करके आप देखिए. रीडिंग स्किल्स में आप लोगों का मार्क्स रहेगा 20. उसमें क्या आएगा, उसमें दो पैसेजेस आएंगे. एक होगा फैक्चुअल पैसेज और दूसरा होगा आपका डिस्कर्सिव पैसेज. ठीक है, फैक्चुअल पैसेज रहेगा 8 मार्क्स का और डिस्कर्सिव पैसेज आपका रहेगा 12 मार्क्स का. दोनों आप लोगों को पैसेज दिए जाएंगे, उस पैसेज के अंदर से आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा. ठीक है, वो क्वेश्चंस के ऊपर आप लोगों को आंसर करना है पैसेज को पढ़ के. ओके, तो फैक्चुअल पैसेज में कितना मार्क्स रहेगा, 8 मार्क्स रहेगा, और वो 8 मार्क्स 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. उसमें एमसीक्यू भी रह सकता है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी रह सकते हैं. उसमें डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, डिफाइन दिस और दैट, लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्कर्सिव पैसेज है उसमें आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा. पैसेज के अंदर से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा. डिस्कर्सिव पैसेज में आप लोगों को 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस. उसका एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स करके, तो यहाँ पे हो गया आपका 8. और बाकी जो 4 मार्क्स है वो 4 मार्क्स रहेगा आपका एमसीक्यू रह सकता है या फिर वोकेबुलरी रह सकता है. अब इंग्लिश वोकेब में क्या क्या होगा, सिनोनिम आ सकता है, एंटोनिम आ सकता है, कोई फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ के आपको उसका प्रीपोजिशन डालने को बोल सकता है. सो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पैसेज में देखने को मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट come to the second part, that is the most important part. Okay, writing skills with grammar. उसमें आप लोगों का रहेगा एक फॉर्मल लेटर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उसका मार्क्स आएगा 10. फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल नहीं. जितना हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जब हम लोग लेटर पढ़ेंगे तो फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, तो वो सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सेकंड टॉपिक रहेगा स्टोरी राइटिंग. अब ये स्टोरी राइटिंग आप लोगों का क्लास 9 में भी आप लोग किए हो. एक आप लोगों को हिंट्स दिया जाएगा, उस हिंट्स के मुताबिक आप लोगों को वो स्टोरी आप लोगों को फ्रेम करना है. ठीक है, सो स्टोरी राइटिंग में आप लोगों का रहेगा 10 मार्क. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर. वेरी इंपॉर्टेंट.
बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूरा लिटरेचर एकदम रट्टा मार के लिख लेते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस आता है, लेकिन अगर आप लोगों को मार्क्स स्कोर करना है बोर्ड में, सो यू हैव टू गिव मोर एंड मोर एफर्ट ऑन दिस टॉपिक, दैट इज द ग्रामर पोर्शन, ऑन दिस पोर्शन ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है, मींस गैप फिलिंग, एरर करेक्शन आ सकता है, एक स्ट्रेंजर दिया रहेगा या फिर सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में एरर क्या है, एरर वर्ड को आपको फाइंड करना है, इनकरेक्ट वर्ड को फाइंड करना है और आपको करेक्ट वर्ड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देयर विल बी रिपोर्टिंग आप लोगों ने क्लास 9 में भी किया है, ठीक है। रिपोर्टिंग में क्या होता है, रिपोर्टिंग को हम लोग अलग से बोलते हैं नरेशन मींस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा रीअरेंज मींस जंबल वर्ड्स, ये सब आप लोग पहले से जानते हैं, जंबल वर्ड्स दिए रहेंगे उसको आप लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये फिलिंग द ब्लैंक जो है और एरर करेक्शन जो है, ये दो चीज को करने के लिए आप लोगों को ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे। गैप फिलिंग और एरर करेक्शन के लिए आप लोगों को टेंस पढ़ना पड़ेगा, प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, देन मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा, ये 3 चैप्टर्स, आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, ये 3-4 वेरी बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों को ये गैप फिलिंग और एरर करेक्शन के लिए पढ़ने पड़ेंगे, ओके। बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन एरर करेक्शन में आप लोगों का टेंस बेस्ड रहता है, ठीक है। लास्ट में जो रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग आप लोगों का अलग हो गया, ये अलग चीज है, इसको हम लोग नरेशन बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच पे इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग चेंज करते हैं। उसको पढ़ने के लिए आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का कितना टाइप्स होता है, जैसे असर्टिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब टाइप आप लोगों को सीखना पड़ेगा। लेकिन जस्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा मतलब आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आप लोगों को सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा रिपोर्टिंग में, दैट इज असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव जो सिंपल टाइप का सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड हो गया आप लोगों का इंटरोगेटिव, दैट इज द क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस। एंड लास्ट वन इज इंपरेटिव sentences are those sentences which means any kind of feeling, like you are commanding someone, you are requesting someone, you are advising someone, ऐसा जितना sentences रहता है, advice देने वाला, request करने वाला, जैसे suppose please give me a glass of water, he said please give me a glass of water, so this is an imperative sentence। इस सेंटेंस के लिए हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, रिक्वेस्ट है, ठीक है। सो ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ग्रामर पोर्शन में। एंड द लास्ट वन इज लिटरेचर, उसके बाद आएगा आप लोगों का लिटरेचर में आप लोगों का एक माइनस पॉइंट है क्योंकि इसमें एक 35 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, 35 चैप्टर्स, पूरा 2 बुक मिला के, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट मिला के आप लोगों को 35 टोटल चैप्टर्स है, ठीक है। उस चैप्टर्स में से आप लोगों को कितना क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसलिए ये पार्ट बहुत ही ज्यादा लेंथी है। Yes, I can understand that this part is very much lengthy, but you have to read it. Okay? So literature में से आप लोगों का 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन, देन डायरेक्ट क्वेश्चन देगा 2 मार्क का, 5 क्वेश्चन देगा आप लोगों को 10 मार्क्स, एंड लास्ट में आप लोगों का लार्ज क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपका फर्स्ट फ्लाइट से, एक आएगा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, ठीक है। सो दिस इज योर सिलेबस,
this is your marks distribution. Okay, now due to this lockdown, okay, you are not able to go to centers and you are very much lazy, okay, in your terms of what, studying. So without wasting any kind of time, without wasting any time, we will just move into the chapters. हम लोग अभी chapters में move करेंगे. So there is one request, please follow the video classes. From today onwards we will do one-on-one video lectures for you. ठीक है? So right now we will start the first poem of your book, that is First Flight. Okay? फर्स्ट फ्लाइट के बुक का जो पहला पोएम है, पहला जो पोएम है, that is डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, सो दिस इज द पोएम. ओके, देयर आर 8 लाइंस इन दिस पोएम. ठीक है, अब इसी 8 लाइंस को हम लोगों को समझना है कि इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या बोलने की कोशिश किया है. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट? डस्ट का मीनिंग क्या होता है? डस्ट का मीनिंग क्या होता है? डस्ट हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इस डस्ट का मतलब क्या है, मतलब धूल, मिट्टी वगैरह ये सब. ठीक है, लेकिन यहाँ पे डस्ट का जो मीनिंग है वो है झाड़ना. ठीक है, झाड़ना, जैसे हम लोग कुछ चीज हम लोग अपने बॉडी से या फिर कुछ चीज से झाड़ रहे हैं. ओके, और स्नो का मीनिंग क्या होता है? स्नो का मीनिंग होता है आइस, यानी कि बर्फ. ठीक है, सो डस्ट ऑफ स्नो का टोटल मीनिंग क्या हुआ? द टोटल मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज बर्फ को झाड़ना. बर्फ गिर रहा है या फिर बर्फ झड़ के नीचे पड़ रहा है. ठीक है, नाउ the way a crow shook down on me. Here, me is whom? Me is the poet himself. Me is the poet himself. Okay, so Robert Frost क्या कह रहा है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. इस पॉइंट को हम लोगों को समझने के लिए हम लोग को इस पॉइंट को 4-4 लाइंस में डिवाइड करना पड़ेगा. ये हो गया आपका पहला 4 लाइन और ये हो गया आपका लास्ट का 4 लाइन. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट. ओके, तो हम लोगों को अभी इस पूरा 4 लाइन का मतलब एक साथ समझना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को ये पूरा पोएम समझ में आएगा. ठीक है, अब पहले पार्ट में पोएट ने क्या कहने का कोशिश किया है? देखो, पहले पार्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हेमलॉक ट्री. ओके, हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री. सो हेमलॉक ट्री क्या है? This is one kind of poisonous tree. This is one kind of poisonous tree. Okay, ये एक poisonous tree है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला? The way a crow shook down on me. Crow क्या होता है? कौवा, right? So crow उन्होंने क्यों लिया यहाँ पे, और हेमलॉक ट्री को भी उन्होंने यहाँ पे क्यों लिया? ये आएगा आप लोगों का मेन क्वेश्चन. ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस ट्री है. इस हेमलॉक ट्री को इस पोएम में एज एन इमेज, अच्छे से समझना, एज एन इमेज ऑफ सैडनेस, अदरवाइज ग्रीफ. ओके, सैडनेस, ग्रीफ, अदरवाइज मान सकते हो डार्कनेस, मान सकते हो. ओके, ये 3 वर्ड का एज ए प्रतीक मान के ये हेमलॉक ट्री और क्रो को यहाँ पे लिया गया है. ठीक है,
The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो इस 4 लाइन का मतलब क्या हुआ? एक जगह पे एक हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे पोएट यानी कि कवि जो है वो बैठे हुए हैं। ओके, अब क्या होता है, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो आके बैठता है, ठीक है, और विंटर सीजन की वजह से उस ट्री के ऊपर क्या पड़ा हुआ रहता है? बर्फ पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो पोएट है वो बहुत ही अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी है, ठीक है, किसी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल रीजन की वजह से जो पोएट है वो पोएट दुखी होके हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठ गया, ठीक है। तभी जब वो क्रो आके उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, वो क्या करता है? They who shook down on me. Shook down on me means वो क्रो जो है वो क्या होता है? वो बर्फ को झाड़ता है, ठीक है, और वो बर्फ नीचे आके गिरता है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर आके गिरता है, ठीक है। The dust of snow falls on the poet. कहां से गिरता है? From a hemlock tree, ठीक है। So this is the meaning of the first part. क्या हुआ एक लाइन में अगर बताए कि एक क्रो होता है वो हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठता है, हेमलॉक ट्री को वो झाड़ता है, और झाड़ने की वजह से हेमलॉक ट्री के ऊपर से जो बर्फ है वो बर्फ कहां पे आके गिरता है? पोएट के ऊपर आके गिरता है, कवि के ऊपर आके वो बर्फ गिरता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हैज गिवन माय हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे बर्फ आके कवि के ऊपर गिरता है, उनका जो मूड है वो मूड क्या होता है? वो मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे बर्फ आके उनके ऊपर गिरता है, उनका जो मूड है वो मूड क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड सेम सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैव रूड। ओके, रूड का मतलब क्या होता है? रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, हेल्ड इन रिग्रेट, ठीक है। रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट मींस क्या होता है? रिग्रेट का मीनिंग होता है जैसे हम लोग के साथ मान लो अगर कुछ अच्छा नहीं होता, कोई खराब टाइम गुजर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। सो मैंने जैसे पहले ही बताया था, यहाँ पे इस पॉइंट में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी सैड है, वो दुखी है किसी वजह से, और दुखी होकर वो एक ट्री के नीचे जाके बैठ गया, ठीक है। अब वो बैठ के वो सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, वो सोच रहे हैं, ठीक है, और वो एक रिग्रेट में है, ही इज इन रिग्रेट कि कुछ उनके साथ बुरा हुआ है और शायद फ्यूचर में भी बुरा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो ये सब सोच रहे थे, तभी क्या होता है? तभी उस क्रो की वजह से डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरता है, और डस्ट ऑफ स्नो गिरने की वजह से उनका जो मूड है, उनका जो सैड मूड है, वो क्या होता है? वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उनका सैड मूड चेंज हो जाता है, और वो ये सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो गिरा, वो स्नो गिरा, अगर वो स्नो नहीं गिरता तब वो पोएट वहीं पे बैठ के अपने उस दिन का बहुत सारा टाइम वो क्या करते हैं? बहुत सारा टाइम वो वेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड पार्ट, ओके। तो लास्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग यू द होल पोएम, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है कि पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए हैं, ठीक है। उनके ऊपर एक क्रो की वजह से उस हेमलॉक ट्री से बर्फ जो है वो उनके ऊपर गिरता है, ठीक है। अब पोएट का जो मूड था उस बर्फ गिरने की वजह से उनका मूड क्या होता है? उनका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। और चेंज होकर वो ये सोचने लगते हैं कि अच्छा हुआ वो बर्फ गिरा, अदरवाइज मैं अपना पूरा दिन का जो टाइम है वो ऐसे रिग्रेट में मैं गुजारता, ठीक है। नाउ ये जो पोएम है, ठीक है, ये पोएम को हम लोग के लाइफ के साथ हम लोग अगर रिलेट करें तो क्या आता है? इस पोएम का सब्सटेंस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन में आप लोगों का क्या आएगा, इस पोएम का जो मेन जो सब्सटेंस है वो आप लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, अब आप लोग दो क्वेश्चंस नोट कीजिए। इस दो क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद, ठीक है, ये पोएम, एक पोएम आज के लेक्चर में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस पोएम से जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है गिव द सब्सटेंस और राइट द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम। राइट द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, अदरवाइज आप लोग गिव भी लिख सकते हैं। राइट द सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि उन्होंने हेमलॉक ट्री को ही क्यों चुना, इस पूरे पोएम में हेमलॉक ट्री को ही उन्होंने क्यों चुना। Why has the poet discussed or taken the hemlock tree in this poem? Okay, so as I told earlier that the hemlock tree is a poisonous tree. So what is this hemlock tree symbolizing? Okay, the hemlock tree symbolizes the inner grief, inner sadness of a human being. ठीक है, उसी इनर सैडनेस, इनर ग्रीफ को समझाने के लिए पोएट ने यहाँ पे इस हेमलॉक ट्री को उन्होंने लिया है। ठीक है, तो इसका सब्सटेंस का सबसे मेन लाइन क्या हो गया? मेन लाइन हो गया कि wherever we are in a bad mood, okay, we should not waste our time. Okay, we should do something fruitful to overcome this tragedy or this sad time of our life. ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम लोग लिखें उसमें क्या आएगा? We should always have a positive frame of mind. We should always have a positive frame of mind. Okay, so this is the substance of the poem, and this question is very much important, that why has the poet discussed or taken the hemlock tree in this poem. Okay, I hope that you have understood this poem, the substance of this poem. Okay, तो ये रहा आप लोगों का पहला पोएम, किस बुक से? फर्स्ट फ्लाइट के बुक से। नेक्स्ट डे जो हम लोगों का पहला जो स्टोरी है, ठीक है, जो स्टोरी है हम लोगों का ए लेटर टू गॉड, ओके, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग डेली के डेली जो वीडियोस अपलोड होते हैं उस वीडियोस को फॉलो कीजिए, ताकि आप जितना जल्दी हो सके आप लोगों का जो ये सिलेबस है वो खत्म हो सके। थैंक यू।